ने मुझे राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय बहुत सारे सदस्यों ने अपने सुझाव इस पर रखे हैं और जो मनोनीत नगरपालिका सदस्यों की संख्या का संशोधन मुख्य रूप से सरकार इस बिल में लेके आई है, उसका कारण पर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चर्चा करी और कारण लिखते हुए ये जो बिल आया है उसमें 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि 2011 से आज 2021 चल रहा है, 10 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई थी माननीय सभापति महोदय, उसके बाद 2015 के चुनाव आए। उन 2015 के चुनाव उस 2011 की जनगणना के आधार पर हो गए। एक वर्ष की जनगणना के आधार पर दो बार संशोधन नहीं किया जा सकता, वो एक ही बार संशोधन हो चुका है। उसके बावजूद हम ये कारण बताते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो विभाग के अधिकारी बिल बना करके पेश करते हैं, क्या मंत्री महोदय उनको बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं क्या? और जो विभाग के अधिकारियों ने बना के दिया उसको ऐसे कैसे रख देते हैं? माननीय सभापति महोदय, 2015 में वार्डों का पुनर्गठन हुआ 2011 की जनगणना के आधार पर। फिर 2020 में चुनाव होना था, 2020 में चुनाव नहीं हुआ, 2021 में अधिकतर नगरपालिकाओं का चुनाव हुआ और पुनः पुनर्गठन करना पड़ा। तो 2011 की जनगणना के आधार पर हम दो बार पुनर्गठन कर रहे हैं और अब की बार जो हमने 2020 में पुनर्गठन किया है वार्डों का, उन वार्डों में तो हमने जहां 50 वार्ड थे वहां पर 80 वार्ड बना दिए, जहां 60 वार्ड थे वहां 80 वार्ड बढ़ा दिए। तो इसका मतलब ये निश्चित है कि जनसंख्या वही है, भौगोलिक स्थिति वही है। आपने नगरपालिका की सीमाओं में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं किया है, भौगोलिक सीमाएं वही की वही हैं, सिर्फ आपने उन वार्डों को और छोटा कर दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि जब वार्ड छोटे हो गए हैं तो फिर अधिक संख्या में नगरपालिका में मनोनीत करने की क्या आवश्यकता है कि वार्ड ऑलरेडी छोटे हो गए। उस जनसंख्या पर जो आज से 5 साल पहले एक जनप्रतिनिधि होता था, उससे आधी जनसंख्या पर आज एक प्रतिनिधि है। तो ऐसी स्थिति में ये कारण आपका बताना बिल्कुल भी उचित नहीं है माननीय सभापति महोदय, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इससे रिलेवेंट एक समस्या बताना चाहती हूँ माननीय सभापति महोदय, जो मेरे अजमेर की नहीं है, जो पूरे राजस्थान की है। और वो समस्या यह है माननीय सभापति महोदय कि जब जब पुनर्गठन होता है, जब जब नया सीमांकन होता है वार्डों का, तो रिजर्वेशन होता है। और जहां एससी के वार्ड अधिक होते हैं, वहां जहां जनसंख्या अधिक होती है एससी वार्डों में, उन वार्डों को रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। अब आप हर 5 साल बाद में यदि पुनर्गठन करेंगे तो वो जो जनसंख्या ज्यादा वाले वार्ड है ना माननीय मंत्री महोदय, वो जनसंख्या एससी की ज्यादा जनसंख्या वाले वार्ड ही रिजर्व होंगे। और उसमें तकनीकी परेशानी जो आती है ना, वो बयां करती हूँ अब आपको। तकनीकी परेशानी ये आती है माननीय मंत्री महोदय कि जहां जनसंख्या अधिक है वहां से रिजर्वेशन वाले वार्ड, आज 15 साल पहले भी वो एससी रिजर्व था, आज भी एससी रिजर्व है और 5 साल बाद भी वो एससी रिजर्व होगा। उसमें जो विकास के काम होते हैं ना माननीय सभापति महोदय, वो विकास के काम फिर सभी एरियाज में बराबर नहीं बंटते हैं। मैं उदाहरण दे सकती हूँ अजमेर का। अजमेर के 2 वार्ड 3 साल पहले भी एसटी थे, 15 साल पहले 10 साल पहले भी एसटी था और आज भी वो एसटी है। तो जो रोटेशन होता है ना, जिससे आदमी काम करता है, जो पार्षद है ना, वो पार्षद जब काम करता है जब उसको लगता है कि नहीं यार मुझे इसमें से वापस चुन के आना है। रोटेशन वाली प्रणाली में कोई भी वार्ड जनरल या आरक्षित हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ये सबकी समस्या है। तो जहां जनरल के लोग ज्यादा है वहां सिर्फ जनरल का व्यक्ति चुन के आता है, जहां अनुसूचित जाति के लोग जाता है वहां अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुन के आ रहा है। और ऐसी स्थिति में जनरल का व्यक्ति सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में काम कराता है, एससी का व्यक्ति उन्हीं क्षेत्रों में काम कराता है। जो वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और उसके कारण से विकास में असमानताएं खड़ी हुई हैं, कॉलोनियों में असमानताएं खड़ी हुई हैं। और ये बहुत टेक्निकल कारण है जिसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही आगे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जब हम वार्डों का चुनाव करते हैं तो हर जनप्रतिनिधि एक वार्ड से चुना जाता है। और जब एक वार्ड से जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है, जब हम सभापति या मेयर बनाते हैं तो पूरे नगर निगम का वो एक मुखिया बन जाता है। वार्ड से वो भी चुन के आ रहा है, वो सब जगह से नहीं चुन के आ रहा है,
लेकिन मुखिया बनने के बाद में उसकी प्राथमिकताएं क्या रहती है? मेरा वार्ड, मेरा क्षेत्र, मेरी विधानसभा, यही उसकी प्राथमिकताएं रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं मेयर बन गया हूं तो अब मैं एमएलए के चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मेरी विधानसभा पर ज्यादा ध्यान दूं। तो मेरा निवेदन इतना भर है कि यदि आप कमेटियों का गठन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बांट देते हैं, इसको अलग अलग वर्ग में बांट देते हैं, तो आपका काम भी ठीक प्रकार से होगा। और मैं शांति धारीवाल जी को याद दिलाना चाहती हूँ, सन 2000 जब मैं सभापति थी और कमेटियां हमने आपके पास भेजी थी, पर आपने उसको अप्रूव नहीं किया। 2020 से 2021 चार बोर्ड निकल गए, 4 बोर्ड अजमेर नगर निगम में, एक भी बोर्ड में कमेटी नहीं बनी। 20 साल का इतिहास में बता रही हूँ, एक भी बोर्ड में कमेटियां नहीं बनी, और अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि ये बोर्ड में भी कमेटी बन जाएगी। इसलिए यदि आप इस टर्म में पूरी नगर, मैं अजमेर की बात नहीं कर रही हूँ, सारी नगर निगमों में यदि कमेटियां बना देते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम बहुत तेजी से होगा, बहुत अच्छे से होगा। माननीय सभापति महोदय, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नीतियों और योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने का काम स्थानीय जो पार्षद है ना, उसी का होता है। आपको कोई आंदोलन करना है तो भी पार्षद बस भरवाए, आपको कोई अभियान चलाना है, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाना है तो भी पार्षद, कोरोना में आपको मास्क बांटने थे तो भी पार्षद। तो पार्षद ही है मजबूत कड़ी जो आपकी योजनाओं को और नीतियों को आम जन तक लेकर के जाता है। तो उसको ट्रेनिंग का काम वो ठीक प्रकार से ट्रेनिंग करे। अभी इन चुनाव में आप ये देखिए माननीय सभापति महोदय, एक एक वार्ड से 20-20 लोगों ने आवेदन किया पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए। ये इतनी बड़ी संख्या कैसे आई? क्योंकि हमने नगर निगमों को, स्थानीय निकायों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, ठीक समय पर कार्यवाही नहीं होती है, इस वजह से ये संख्या बढ़ी है। वो पार्षद, वो जनप्रतिनिधि, माननीय सभापति महोदय, सुबह से लेकर रात्रि तक उसका काम होता है। सुबह यदि सफाई वाला नहीं आया तो पार्षद याद आता है, अरे पार्षद कहाँ गया, उसने सफाई वाला नहीं भेजा। रात को सोते समय यदि स्ट्रीट लाइट बंद है तो उसको पार्षद याद आता है, अरे पार्षद को फोन करो, स्ट्रीट लाइट बंद है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, यदि किसी के परिवार में कोई बच्चा जन्मा है तो पार्षद आता है, वो उसका रजिस्ट्रेशन कराना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। किसी की मृत्यु हो गई तो पार्षद याद आता है कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि जो पहली सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी, यदि किसी को सीखना है तो वहां से सीख के आए तो वो सफल एमएलए बन सकता है, सफल एमपी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन जो हमारे पास चुनकर के आए, जिनको जनता ने चुना है, उन लोगों को कोई विशेष ट्रेनिंग देने का काम हम कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा प्रावधान कर सकते हैं क्या कि हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनमें विशेष योग्यताएं डालें, उनको विशेष योग्य बनाएं, ताकि हमें इन ऐसे नॉमिनेट लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं निवेदन करती हूँ माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि नगर निगमों की रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे अजमेर नगर निगम में आज तक यूडी टैक्स का सर्वे ही नहीं हुआ, लागू होना तो बहुत दूर की बात है, सर्वे ही नहीं हुआ है। तो जो सर्वे ही नहीं करेगा वो टैक्स कब लगाएगा? और आप देखिए कैसे भ्रष्टाचार होता है। हम चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक फाइनेंशियल ईयर का टेंडर एक बार करते हैं। यदि, हाँ मैं समाप्त कर रही हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर का टेंडर एक बार करते हैं अप्रैल मार्च में। हमारे नगर निगम में क्या होता है, 5 साल का टेंडर एक साथ हो गया, 2 साल का टेंडर एक साथ हो गया। अरे भाई, आप हर साल टेंडर नहीं कर सकते क्या? तो हमारे जो अकाउंट सेक्शन के जो लोग बैठे हैं वो कर क्या रहे हैं? हमारे पास वैसे ही रेवेन्यू नहीं है, और ऐसी स्थिति में जहाँ रेवेन्यू नहीं है हम 3-3, 4-4 साल का टेंडर एक साथ कर देते हैं। और एक माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि हजारों केस स्थानीय सुशासन कोर्ट में लड़ती है और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त करती है, पैसा भी देती है उनको। हम सरकारी स्तर पर भी अधिवक्ता नियुक्त करते हैं कि नगर निगम के पैरवी, कामों की पैरवी, ये नए अधिवक्ता 4 हम नॉमिनेट कर देते हैं कि ये 4-5 अधिवक्ता करेंगे। लेकिन नगर निगम का वो अधिवक्ता नगर निगम के पक्ष में फैसले करवा रहा है कि विपक्ष में फैसले करवा रहा है? ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करके जो नगर निगम के विपक्ष में या स्थानीय निकाय के विपक्ष में फैसला कराए, और हम 5 साल तक, चूंकि हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता है, चूंकि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसलिए उसको काम मिलना चाहिए, इसलिए हम उसको वहाँ नियुक्त कर देते हैं। तो ये हम स्थानीय निकायों का पेट में छुरा घोंपने का काम करते हैं। और माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात कहकर के मैं अपनी बात को पूरा करूंगी, क्योंकि
राजनीति में महिलाएं कैसे आगे आएं, उनका प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। तो राजनीति की जो पहली सीढ़ी कहलाती है उसमें तो महिलाओं का रिजर्वेशन कर दिया गया, और उस रिजर्वेशन के आधार पर वो जो कुछ थोड़ी बहुत महिलाएं वह स्वयं काम करते करते सीखती है ना, वो एमएलए भी बनती है, फिर एमपी भी बनती है और आगे भी बढ़ती है। लेकिन थोड़ी नहीं तो हाँ बिल्कुल, बस ये लास्ट पॉइंट ही मैं बोल रही हूँ ना आपको। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी विशेष योग्यता रखने वाली महिलाओं को भी मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहारिक है। यदि आप 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे तो 12 के 12 पुरुष ही होंगे। धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक विशेष योग्य जन को उसमें नियुक्त किया है, लेकिन महिलाओं का भी प्रोविजन होना चाहिए कि ऐसी विशेष योग्यता रखने वाली 2 महिला या 1 महिला उसमें हो, तो हमें लगेगा कि हम महिलाओं को भी राजनीतिक रूप से उसको भी हम कोई आधार देना चाहते हैं, उसको भी कोई जगह देना चाहते हैं, और इस नाते से महिलाओं का प्रतिनिधित्व वास्तव में जो बिल केंद्र में इतने लंबे समय से पेंडिंग है, उस बिल की भावना को आगे बढ़ाते हुए हमने नीचे यहाँ से शुरुआत की है। ये एक उदाहरण प्रस्तुत होगा यदि आप ये संशोधन करेंगे तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया जाना चाहिए। महिलाओं को ऑलरेडी है इसमें। नहीं, वो चुन के आने वाला है, नॉमिनेशन वाले में नहीं है। वो चाहे वो मर्जी पर है, वो तुम्हारी सहमति मर्जी पर है कि आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। मेरा निवेदन है कि मैंडेटरी होना चाहिए इसमें, ताकि एक महिला निश्चित रूप से जाए ही जाए। इतना निवेदन।